गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम प्लस टू अकाउंट का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 3, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग profit sharing ratio among the existing partners। जो इस समय हमारे पास एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, वर्तमान साझेदार हैं, इस समय उनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा तो क्या क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इसको करने से पहले एक टॉपिक आ रहा है हमारे पास, रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म का पुनः गठन करना। आपको पता है जो पार्टनरशिप हमारी तैयार होती है वो बेस होती है एग्रीमेंट पे। एग्रीमेंट, अगर आपका एग्रीमेंट चेंज हो जाता है तो उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एग्रीमेंट, ओल्ड एग्रीमेंट चेंज होगा तो उसकी जगह पर ओल्ड एग्रीमेंट एंड हो जाएगा, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड हो जाएगा, उसकी जगह पर न्यू एग्रीमेंट आ जाएगा, तो उसको बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म किन सर्कमस्टांसिस में होता है? नंबर 1 आपका जो चैप्टर है वही चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among the existing partners। जो हमारे इस समय प्रेजेंट में पार्टनर हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए तो उसको भी बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पार्टनर हैं ए और बी, उनके बीच में पहले रेशियो था 2:1। अब इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया, अब कर लिया इन्होंने 3:2, तो ये भी क्या कहलाएगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दूसरा कारण, दूसरी सर्कमस्टांसिस क्या हो सकती है? एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अगर किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तो भी कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहले पार्टनर थे ए और बी, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया रेशियो 2:1 में, नया पार्टनर आ गया सी, तो नया रेशियो क्या बन गया? अब ABC, तो नया एग्रीमेंट आ गया, ओल्ड एग्रीमेंट चेंज हो गया, नया रेशियो मान लो ये हो गया 2:1:1। नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो भी एग्रीमेंट चेंज हो जाएगा। थर्ड सर्कमस्टांसिस क्या आ सकती हैं? रिटायरमेंट, थर्ड कर रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर।
अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर, कोई वर्तमान साझेदार रिटायर हो जाए तो भी एग्रीमेंट चेंज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पार्टनर हैं ABC, 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये। अगर मान लो C पार्टनर रिटायर हो जाए तो बाकी बच जाएंगे A और B, तो इनका रेशो बन जाएगा 2:1। C पार्टनर रिटायर हो गया, A और B बच गए, तो ओल्ड एग्रीमेंट कैंसिल हो गया, न्यू एग्रीमेंट आ गया। और फॉर सर्कमस्टांसिस डेथ ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए तो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ABCD 4 पार्टनर हैं और रेशियो है 2:1:1:1। अगर B पार्टनर की डेथ हो जाए तो पार्टनर कितने बच गए, A, C और D, रेशियो ये बच गया। मतलब किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो भी कहलाएगा रिकॉन्स्टिट्यूशंस। फिफ्थ सर्कमस्टांसिस अमलगमेशन, अमलगमेशन, अमलगमेशन ऑफ amalgamation of two partnership firms, two partnership firms। अगर टू पार्टनरशिप फर्म के बीच में अमलगमेशन होता है, एकीकरण होना, मतलब दो फर्म की जगह एक फर्म बन जाए। जैसे फॉर एग्जांपल एक फर्म का नाम है A&B, रेशियो है 2:1। एक दूसरी फर्म है C&D, उसका रेशियो है 3:1। अब ये दोनों फर्में कंपटीशन से बचने के लिए आपस में एग्रीमेंट करेंगी, अमलगमेशन करेंगी, तो एक नई फर्म बन जाएगी ABCD। तो रेशियो बनेगा 2:1:3:1। तो ये भी ओल्ड एग्रीमेंट चेंज हो गया, न्यू एग्रीमेंट बन गया, तो ये भी कहलाएगा रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये 5 सर्कमस्टांसिस हैं। अब अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। हमारा जो चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अब इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसमें 5 टॉपिक्स आएंगे। फर्स्ट टॉपिक आ रहा है सैक्रिफाइस रेशियो, एंड गेनिंग रेशियो। आपको सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये सैक्रिफाइस रेशियो क्या होता है? सैक्रिफाइस रेशियो, द रेशियो ऑफ सरेंडर of profit sharing ratio the ratio of surrender of profit sharing ratio is called sacrifice ratio। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो सरेंडर होगा ना, त्याग होगा, उसके अनुपात को बोलेंगे हम त्याग अनुपात। अब ये गेनिंग रेशियो क्या होता है? इसी तरह बनेगा द रेशियो ऑफ गेन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो is called
गेनिंग रेशियो, लाभ हानि, लाभ प्राप्ति अनुपात। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसका जो गेन होगा, लाभ होगा, उसके अनुपात को बोलेंगे हम गेनिंग रेशियो। अब सैक्रिफाई रेशियो और गेनिंग रेशियो, इसके फार्मूला भी है एक। सैक्रिफाई रेशियो निकालने का फार्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और गेनिंग रेशियो निकालने का भी फार्मूला याद रखना है, इसका रिवर्स हो जाएगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर आप ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करेंगे तो सैक्रिफाई रेशियो निकलेगा, अगर न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस करोगे तो गेनिंग रेशियो निकलेगा। अब इसका एक इलस्ट्रेशन कराते हैं। Illustration 1. A and B were partner in a firm sharing profit losses in the ratio 2:1. With effect from 1st April 2019, they agreed to share profits and losses equally. Calculate the individual partners gain or sacrifice due to change in ratio. रेशियो में चेंज होने के कारण उनका गेन निकालो या सैक्रिफाई। इलस्ट्रेशन 1। अब इसमें ए और बी दो पार्टनर हैं, उनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, टू इज टू वन, और 1 अप्रैल 2019 से उन्होंने न्यू रेशियो बनाया है इक्वली 1:1। तो इसका सैक्रिफाई रेशियो का फार्मूला लगा देंगे हम, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पहले निकालते हैं ए का ओल्ड है 2/3 माइनस न्यू है 1/2, तो एलसीएम आ जाएगा 6, 4 माइनस 3 1/6, तो इसको बोलेंगे सैक्रिफाई। भाई इसने सैक्रिफाई किया है। बी का चेक करते हैं, बी का ओल्ड है 1/3 माइनस बी का न्यू है 1/2, एलसीएम आ गया 6, 2 माइनस 3। तो ये माइनस में आए तो उसको बोलते हैं गेन। माइनस लिखनी नहीं है लेकिन गेन लिखना है। अगर माइनस में आ जाए तो गेन, प्लस में आ जाए तो सैक्रिफाई। इलस्ट्रेशन 2 भी सेम ऐसे ही है, वो आप सेल्फ स्टडी कर लेना। अब हम स्टार्ट करते हैं गुडविल। गुडविल मीन्स होता है गुड नेम या रेपुटेशन अर्न बाय द फर्म। जो गुडविल फर्म ने रेपुटेशन जो अर्न करी है, किसके द्वारा? थ्रू द हार्ड वर्क एंड होनेस्टी ऑफ इट्स ओनर। मतलब अपने हार्ड वर्क से, होनेस्टी से जो उसने अर्न करी है वो कहलाती है गुडविल। जैसे आप कस्टमर को बार बार सेटिस्फाई करो, कस्टमर आपके पास अगेन अगेन बार बार आएंगे, तो आपके फर्म की गुडविल बढ़ती जाएगी। अब इसकी करैक्टरिस्टिक्स करते हैं, फीचर्स या करैक्टरिस्टिक्स। फीचर्स ऑफ गुडविल। गुडविल की क्या विशेषताएं हैं? नंबर 1, इट इज एन
इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स हमारी जो गुडविल है यह एक अमूर्त संपत्ति है। इंटेंजिबल होता है इट कैन नॉट सी, इट कैन नॉट टच बट हैव वैल्यू, मतलब आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन इसका मूल्य होता है। लाइक पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स की तरह, कॉपीराइट की तरह, ट्रेडमार्क की तरह ये भी एक इंटेंजिबल एसेट्स है, अमूर्त संपत्ति है। दूसरा, इट इज ए वैल्यूएबल एसेट्स, इट इज ए वैल्यूएबल एसेट्स, ये एक मूल्यवान संपत्ति है, इसका मूल्य होता है। थर्ड, इट इज हेल्पफुल, इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग excess profit, excess profits, ये अधिक लाभ कमाने में भी सहायता करती है। अगर आपने अधिक लाभ कमाना है, जिसकी गुडविल ज़्यादा होगी वो हमेशा अधिक लाभ कमाएगा। नंबर 4, इट्स वैल्यू is liable, its value is liable to constant its value is liable to constant fluctuation, fluctuations, इसका मूल्य निरंतर परिवर्तनशीलता के लिए उत्तरदायी होता है, जिसका मूल्य है निरंतर परिवर्तनशीलता के लिए, क्योंकि गुडविल पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता, इसलिए इसका जो मूल्य है निरंतर जो परिवर्तनशीलता है उसके लिए उत्तरदायी हो जाएगा। नंबर 5, इट इज वैल्यूएबल it is valuable only when entire business is sold, entire business is sold। अब ये वैल्यूएबल कब होएगी? जब पूरा बिजनेस आप बेच दोगे तब ये वैल्यूएबल होएगी। लास्ट, it is difficult to place an exact value on goodwill। ये बहुत ही मुश्किल है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना, मतलब सही वैल्यू निकालना बहुत ही मुश्किल कार्य है। ये इसकी है 6 कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, इट इज एन वैल्यूएबल एसेट्स, it is helpful in earning excess profits, its value is liable to constant fluctuation, it is valuable only when entire business is sold।
इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल का एग्जैक्ट वैल्यू निकालना बहुत ही मुश्किल है। अब हम करते हैं इसका नेचर क्या है गुडविल का। नेचर, नेचर ऑफ गुडविल अभी बताया था पीछे कि नेचर क्या है, ये एक इंटेंजिबल एसेट्स है क्योंकि इट कैन नॉट सी, इट कैन नॉट टच बट हैव वैल्यू। ये फिक्टिटियस एसेट्स नहीं है क्योंकि फिक्टिटियस एसेट्स का वैल्यू नहीं होती, इसकी वैल्यू होने के कारण इसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। अब हम करते हैं ओरिजिन ऑफ गुडविल। ओरिजिन ऑफ गुडविल, या इसको बोलते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। मीन्स ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। नंबर 1, फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस, फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस। अगर आपका बिजनेस फेवरेबल लोकेशन पे है जहाँ पे कस्टमर आसानी से रीच हो सकते हैं, पहुँच सकते हैं, तो आपकी गुडविल बढ़िया होगी। अगर आपके बिजनेस का फेवरेबल लोकेशन नहीं है जहाँ पे कस्टमर आसानी से नहीं पहुँच सकते, तो आपके गुडविल बिजनेस की जो गुडविल होगी वो कम हो जाएगी। दूसरा है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपके बिजनेस का मैनेजमेंट एफिशिएंट मैनेजर कर रहे हैं तो आपके फर्म की गुडविल ज़्यादा होएगी। अगर मैनेजमेंट बढ़िया एफिशिएंसी से नहीं हो रहा तो आपकी गुडविल कम हो जाएगी। थर्ड, longevity of business, the longevity of the business। जितना आपका बिजनेस ओल्ड होएगा उतने आपके कस्टमर ज़्यादा होंगे तो आपकी गुडविल ज़्यादा होगी। जो न्यू बिजनेस होगा उसके कस्टमर कम होंगे तो गुडविल भी कम होएगी। नंबर 4, नेचर ऑफ गुड्स, आप किन गुड्स में डील कर रहे हो, आपका बिजनेस किन गुड्स के अंतर्गत है, उसका नेचर क्या है। अगर आप गुड्स हैं डेली रूटीन की गुड्स ले रहे हैं तो उनकी गुडविल ज़्यादा होगी, और जो फैंसी गुड्स में डील कर रहे हैं यदि तो उनकी गुडविल कम होएगी। नंबर 5, नंबर 5 फैक्टर है प्रोसेशन ऑफ लाइसेंस। प्रोसेशन ऑफ लाइसेंस, प्रोसेशन ऑफ लाइसेंस। यदि आपको बिजनेस को चलाने का लाइसेंस है आपके पास, जैसे इंपोर्ट लाइसेंस है,
तो उस फर्म की गुडविल ज़्यादा होगी, और जिसके पास लाइसेंस नहीं है उस फर्म की गुडविल कम होएगी। नंबर 6, मोनोपोलिस्ट। पोलिस्टिक एंड अदर राइट्स। अगर फर्म के पास मोनोपोली राइट्स है, जिसमें एक ही मालिक होता है, एक ही विक्रेता है, वस्तु और कहीं से नहीं मिलती, या अदर राइट्स हैं आपके पास जैसे पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, अदर राइट्स हैं आपके पास, तो भी आपकी फर्म की गुडविल ज़्यादा होगी। नंबर 7, रिस्क इन्वॉल्व्ड। जिस बिजनेस में रिस्क ज़्यादा होगा उसमें गुडविल कम होएगी, जिसमें रिस्क कम होगा उसमें गुडविल ज़्यादा हो जाएगी। जिसमें ज़्यादा रिस्क होगा उसमें गुडविल कम, कम रिस्क होगा तो गुडविल ज़्यादा। नंबर 8, ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। अगर आपके फर्म में प्रॉफिट का जो ट्रेंड है वो इंक्रीज होता जा रहा है, आपके प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं, तो आपके फर्म की गुडविल ज़्यादा होगी। यदि आपके प्रॉफिट का ट्रेंड ये है, आपके प्रॉफिट डिक्रीज होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, तो गुडविल कम होएगी। नंबर 9, फ्यूचर कंपटीशन। यदि आपके फर्म के साथ फ्यूचर में कोई कंपटीशन करने वाला आ गया, कंपटीशन इंक्रीज हो गया, तो आपकी फर्म की गुडविल कम हो जाएगी। नंबर 10, कैपिटल रिक्वायर्ड। इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि पूंजी की आवश्यकता भी आपकी गुडविल को कैसे अफेक्ट करेगी। जैसे मान लो 2 पर्सन है, ए और एक बी, इन दोनों ने कैपिटल लगाई है। जैसे ए ने लगाई है 10 लाख और बी ने लगाई है 8 लाख। इन दोनों ने ये कैपिटल लगा ली, कैपिटल फर्म में इन्वेस्ट कर दी। ए ने लगाए 10 लाख, बी ने लगाए 8 लाख, और इनको प्रॉफिट हुआ 2-2 लाख का। तो किसकी गुडविल ज़्यादा है? बी की गुडविल ज़्यादा है, क्योंकि इसने कम कैपिटल लगाकर सेम प्रॉफिट कमाया है। ए ने लगाए थे 10 लाख, इसने लगाए थे 8 लाख, दोनों ने प्रॉफिट सेम कमाया है, 2 लाख 2 लाख। तो जिसने कम पूंजी लगाकर सेम प्रॉफिट कमाया है तो उस फर्म की गुडविल ज़्यादा होएगी, दूसरे की कम होएगी।